हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास जो होगी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्डिंग कॉन्फिडेंस और करंट से रिलेटेड टॉपिक को। और ये क्लास 5 होगी। इसकी पहले की क्लासेस को आप लोग वॉच कर लेना अच्छे से, ताकि उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको और उनको भी आप अच्छे से मैनेज कर सको। राइट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट द क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था कि आपको इनसाइड द इंटरव्यू कैसे आपको मैनेज करना है चीज़ों को। आप इनसाइड द इंटरव्यू आप क्या करोगे। अब जब इंटरव्यू के दौरान आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आता है आफ्टर द इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है तब आपको क्या करना है। वट यू हैव टू डू आफ्टर योर इंटरव्यू हैज़ ओवर। राइट। what will be your behavior, how you leave the room. All these things are and analyzed by the interviewers, so you have to be very cautious or about when you are going to leave the interview room. राइट। तो इस तरह से चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जब आप इंटरव्यू रूम को लीव करोगे, क्योंकि आपकी एंट्रेंस से लेकर और आप जब लीव करोगे रूम को, वो सारे आपको आपकी हर एक चीज़ को, हर एक मूवमेंट को एनालाइज किया जाता है। एवरीथिंग विल बी एनालाइज्ड बाय द इंटरव्यूअर्स केयरफुली। राइट। तो आपको ध्यान रखना है चीज़ों को। तो लीव द चेयर ओनली व्हेन इंटरव्यूअर आस्क। ठीक है। इफ यू आर सिटिंग और योर इंटरव्यू इज अबाउट टू ओवर, डोंट डायरेक्टली गो आउट ऑफ द इंटरव्यू रूम। राइट। you should wait. They will ask you to leave the room. Right. You don't have to rush to go out of the interview room. तो आपको रश नहीं करना, आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आपको जाने की कोशिश नहीं करनी कि वहां से आप चले जाओ एकदम से। राइट। तो जहां तक हो सके आपको क्या करना है, आपको वहीं पे रुकना है। जब तक आपको बोला ना जाए तब तक आप क्या करोगे, आप नहीं जाओगे। राइट। यू हैव टू सिट कामली। राइट। द कैंडिडेट शुड नेवर बी इन अ हरी टू लीव द चेयर और द रूम आफ्टर द इंटरव्यू इज ओवर। ठीक है। यू डोंट नीड टू मेक हरी, you just be calm and you have to be sit as when you are without, if you are not asked to go. Right. Wait for the nod from the चेयरमैन और द इंटरव्यूअर। जो चेयरमैन है, जो इंटरव्यूअर है, वो आपको बोलते हैं जाने के लिए, तभी आप जाओगे। लीव द रूम ओनली व्हेन वन इज आस्क्ड टू। पेशेंस इज अ की वर्ड ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू। ठीक है। यानी यू हैव टू बी पेशेंट, डोंट बी वेरी वेरी hectic or don't show hurriness to the interviewers. Right. You have to be very calm and patience should be there. राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको काम और पेशेंस के साथ बैठे रहना है। आपको बोला जाएगा जाने के लिए तभी आप जाओगे, अदरवाइज आप वहीं बैठे रहोगे। ठीक है। जब तक आपसे ना बोला जाए जाने के लिए आप नहीं जाओगे। राइट। तो यू शुड कीप इन माइंड। नेक्स्ट आता है डोंट बी इन अ हरी टू लीव। ठीक है। मतलब जब आपका इंटरव्यू ओवर होगा तो आपको बहुत जल्दबाजी नहीं दिखानी है। ठीक है। आपको जल्दबाजी में आंसर भी नहीं देना है, आपको जल्दबाजी में भागना भी नहीं है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। राइट। यू डोंट हैव टू रश। आपको रशनेस नहीं दिखानी, जल्दबाजी नहीं दिखानी है भागने की। राइट। some candidates are so nervous that they feel like running away from the place as soon as the interview is over. ठीक है। you don't need to go as soon as your interview is over. You have to sit down, you have to keep sitting, or you have to be there till you are asked to do so. Yeah. Right. You should not be so. ठीक है। आपको इस तरह का नहीं होना, आपको भागना नहीं है वहां से। You must leave the room only when you are permitted to leave. Never show your eagerness to leave the room or place. It may signal wrong indications. ठीक है। If अगर आप डायरेक्टली भागने की कोशिश करोगे, लीव करने की, और आप में ईगरनेस होगी कि आप जल्दी से इंटरव्यू रूम से बाहर हो जाओ, तो वो इसका क्या है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। द इंटरव्यूअर्स may interpret it wrongly. Right. They may think you are eager, or you are very very eager about to leave the room. So you should keep in mind, you should not show your eagerness, or don't be in a hurry to leave the room. Right. जहाँ तक हो सके आपको जो है, as far as possible, you should take the permission, or when the permission is given you can leave the room. Right. तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो हरी में नहीं होना है, जल्दबाजी में नहीं जाना है कहीं पर भी, ये भी ध्यान रखना है।
जल्दबाजी में लीव नहीं करना है रूम। नेक्स्ट थिंग आती है वाइल लीविंग पुट योर चेयर प्रॉपरली। ये गलती कई बार होती है स्टूडेंट से कि जब वो जाते हैं तो चेयर को ठीक से नहीं रखते, मतलब जैसी चेयर प्रॉपर तरीके से रखी हुई थी वैसी नहीं रखते, वो आड़ी टेढ़ी होके रखी रहती है, मतलब जब जाते हैं तो वो उसको प्रॉपर नहीं रखते। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए, आपके हर एक मूवमेंट को एनालाइज किया जाता है। एवरी मूवमेंट वॉट एवर यू आर डूइंग और वॉट एवर you are asking you are being asked, everything will be analyzed by the interviewers. Your body language to your body postures, and when you are going out or going in, how you are walk in, how you are walk out, everything will be analyzed by the interviewers. So you should be very considerate in all these things, right? Don't make any noise while leaving, ठीक है? You have to also focus, you are not making any noise, right? After candidate gets up to leave, she must remember to place the chair at the correct position. Manners are being watched at every step, right? As we already said, everything will be watched by the interviewers, so your manners should also be considered. How you leave the room, how well, or your etiquette will be judged by the interviewers, right? After the interviewers asked the candidate to leave and she started to walk back to the door, don't look back. This is very important point, that you don't need to look back when you are leaving the room, ठीक है? जब आप रूम लीव कर रहे हो, रूम से जा रहे हो, तो वापस से आपको पलट के नहीं देखना है, राइट? इस चीज़ का ध्यान रखें। और जब आप पीछे देखते हो तो ये आपकी मतलब एक तरह से नर्वसनेस को शो करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको सीधे चले जाना है वापस जब आप जा रहे हो तो, राइट? द कैंडिडेट इज बीइंग ऑब्जर्व विद रिगार्ड टू हिज और हर मैनर ऑफ लीविंग द रूम, ठीक है? आप किस तरह से रूम को लीव कर रहे हो, किस तरह से आप बाहर जा रहे हो, इस चीज़ को भी एनालाइज किया जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया जाएगा। इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है ताकि गलतियां ना हो और आपका स्कोर बेहतर हो आपके इंटरव्यू में, राइट? तो यू शुड कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट थिंग्स आती है वो है थैंक ऑल इंटरव्यूअर्स इनसाइड द रूम, ठीक है? सभी इंटरव्यूअर्स को आपको थैंक्स बोलना है जब आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है या किसी भी तरह की सिचुएशन है, अगर आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए, थैंक करना चाहिए, तो यू शुड डेफिनेटली थैंक द इंटरव्यूअर्स, राइट? देयर मे बी मोर देन वन इंटरव्यूअर इनसाइड द इंटरव्यू रूम। अ कैंडिडेट मस्ट थैंक ईच एंड एवरी पर्सन इनसाइड द रूम इंटरव्यू रूम एज ही शी इज अबाउट टू लीव, ठीक है? मतलब जब आप लीव करने वाले हो रूम, व्हेन यू आर गोइंग टू लीव द रूम, यू शुड थैंक ऑल द इंटरव्यूअर्स इंडिविजुअली, और राइट? वन मस्ट लीव द जॉब इंटरव्यू leaving behind a positive impression, ठीक है? when you are thanking, when you are giving thanks to the interviewers, it will leave a positive impression on them, राइट? तो ये आप सभी के लिए बेहतर होगा, उनके माइंड पर पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा तो डेफिनेटली वो आपको इन करेंगे ही करेंगे, राइट? और आपको बेहतर बेसिकली आपका स्कोर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाएंगी, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। बेसिक एटिक्विटी आपके अंदर होनी चाहिए, राइट? A small sentence like it was nice meeting you all and learning about the organization was a great experience, right? You can say in the last when you are about to leave, it was nice to meeting you all, ठीक है? आप इस तरह से बोल सकते हो जब आप निकल रहे हो इंटरव्यू रूम से कि it was nice to meeting you और I have learned a lot of about the organization and it was a great experience, ठीक है? इस तरह से आप बोल सकते हो अपने हिसाब से, राइट? तो आप कोशिश करें इस तरह के लाइन लास्ट में बोलने की, इससे भी इंटरव्यूअर्स पे पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा, राइट? कैन डू वंडर्स इन लिविंग अ पॉजिटिव इंप्रेशन अबाउट द कैंडिडेट, ठीक है? छोटी छोटी चीज़ें ही जो है बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। स्मॉल थिंग्स मेक्स अ बिग इम्पैक्ट। तो छोटी छोटी चीज़ों पे आपको फोकस करना है, इसका आपकी पर्सनैलिटी पे और आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? अब ये बात कर ली हम लोगों ने, आपको जब आप इंटरव्यू आपका ओवर हो रहा है, आफ्टर द इंटरव्यू आपको क्या करना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डोंट इनसाइड द इंटरव्यू रूम, आपको क्या नहीं करना है इंटरव्यू रूम के अंदर।
राइट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन आपको क्या नहीं करना है वो भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप इस तरह की गलती ना करो। यू शुड नो व्हाट यू डोंट हैव टू डू इन योर interview, right? What you have to avoid. You don't need to do all these things which we are going to discuss, so learn it or understand it properly, right? Don't change sitting postures. फर्स्ट थिंग आती है कि आपको अपने सिटिंग पोस्चर को नहीं चेंज करना है। इफ यू आर सिटिंग स्ट्रेट यू शुड बी स्ट्रेट and don't lean like this, right? Don't you need to lean like this. बिल्कुल भी इस तरह से नहीं बैठना है, झुक के नहीं बैठना है। ये चीज़ ध्यान रखें, पोस्चर अपना प्रॉपर रखना है और चेंज नहीं करना है बेसिकली कि आप पहले तो स्ट्रेट बैठे थे फिर थोड़ी देर बाद आप झुक के बैठ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट? तो इस चीज़ को ध्यान रखें। During an interview, the sitting posture taken by a candidate should not convey any casualness on the part of the candidate, ठीक है? You should not show any kind of casualness, एज कैजुअलिटी जो है वो काफ़ी महंगी पड़ सकती है, उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपकी रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ सकता है ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस पे, राइट? तो you don't have to be casual in any kind of approach or your behavior, right? You may adopt any sitting posture you are comfortable with, ठीक है? आप किसी भी तरह की सिटिंग पोस्चर को एक्सेस कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन आपको स्ट्रेट बैठना है, प्रॉपर तरीके से बैठना है और कंफर्टेबल होके बैठना है। बिल्कुल भी टेंस नहीं होना, बहुत ज़्यादा टेंस होके नहीं बैठना। सिंपल तरीके से आप बैठिए, बिल्कुल कंफर्टेबल होके और आंसर दीजिए, राइट? However, the candidate has to ensure that she conveys seriousness, right? Posture should be classic, straight, no leaning forward over the interview desk, ठीक है? इंटरव्यूअर्स के डेस्क पे आपको बिल्कुल भी लीन नहीं होना है, झुकना नहीं है, सिंपल तरीके से आप बैठिए, सिंपल स्ट्रेट होके। दैट विल डेफिनेटली गिव अ बेटर इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर्स, राइट? तो प्रॉपर तरीके से बैठेंगे और बिल्कुल भी सिटिंग पोस्चर को चेंज नहीं करना है, सिंपल तरीके से आराम से आप बैठिए और कंफर्टेबल होके यू कैन सिट, राइट? नेक्स्ट है डोंट स्टार्ट एनी डिबेट वाइल आंसरिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और दिस इज वेरी कॉमन विच इज बीइंग आस्क्ड इन ऑलमोस्ट ऑल इंटरव्यूअर्स, राइट? कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ आंसर्स जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे अगर बात होने लगती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, डिबेट करना शुरू कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती हैं। तो ये नहीं करना है, अवॉइड करना है। यू हैव टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिबेट और आर्ग्यूमेंट्स with the interviewers, right? Basic courtesy requires a candidate to be restrained in his response, ठीक है? You have to be restrained, your response should be controlled and limited as per the requirement, ठीक है? As per the answer requires, you have to be very restrained, right? Do not start any unruly debate. Never start any kind of debate with the interviewers. One has to be very measured in one's responses during an interview, right? You have to be very responsive when you are being asked. You should promptly answer as you know everything, you are very confident. You should answer the question promptly without taking too much delay, राइट? आपको बहुत ज़्यादा डिले नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है, तुरंत रिस्पॉन्स देना है, लेकिन जो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए वो भी प्रॉपर होना चाहिए, सही होना चाहिए, राइट? किसी भी तरह की डिबेट और कंट्रोवर्शियल चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, राइट? तो यू शुड कीप दिस इन योर माइंड. Try to encourage answers that provide insight into personalities, leadership skills and integrity, okay? You can elaborate all those skills which shows your leadership skills, integrity, personalities, all these kind of you can tell the interviewers or you can tell about, but don't respond or don't argue or debate with the interviewers, right? You should avoid it. तो आपको अवॉइड करना है, किसी भी तरह की डिबेट नहीं करनी है, राइट? नेक्स्ट आता है डोंट इग्नोर क्रॉस क्वेश्चंस. क्रॉस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू आर आस्क्ड समथिंग, इट मे हैपन अदर इंटरव्यूअर्स may ask at the same time other type of questions, right? It means you can be asked simultaneously many questions, right? Or you can be asked many questions simultaneously.
then you have to answer one by one to the interviewers. Don't rush to answer all the questions at the same time, right? Don't never try to answer all the question at the same time. You just you can also say the interviewers that I will answer all the question but one by one, राइट तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे. आपको क्रॉस क्वेश्चंस का ध्यान रखना है. मल्टीपल क्वेश्चंस अगर आपको एक ही टाइम पे पूछे जाते हैं तो आप कह सकते हो कि सर मैं वन बाय वन आंसर दूंगा, एक साथ आप आंसर मैं वन बाय वन ही दे पाऊंगा, राइट. ऐसे करके अगर आप बोलोगे तो दे विल डेफिनेटली दे विल गिव यू टाइम to answer all the questions, right. There may be times when 2 or 3 members shoot question at the candidate in a row, right. मतलब you are questioned simultaneously one by one by the interviewers at the same time. Don't get disturbed, but do not ignore any question. Try to answer them one by one. Okay, you have to answer all the question one by one. Don't try to give answer simultaneously or at the same point of time to all questions, right. Make a polite comment that you would answer all the question but not together but by one. You can say the interviewers that you will answer the question but not together. You can't answer all the question at the same time, but I can answer the question one by one, right. You can say as per the need, or they will definitely give you time to answer the question one by one. It depends on you. If they don't give the time, then you can ask the permission for that, राइट. आपको टाइम दिया जाएगा. अगर आपको टाइम नहीं दिया जाता है तो आप मांग सकते हो परमिशन से कि आप वन बाय वन आंसर दोगे, एक साथ आप नहीं दोगे आंसर्स, राइट. तो वो भी आप कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट. तो क्रॉस क्वेश्चंस को आपको इग्नोर नहीं करना, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना और सबका आंसर देना है वन बाय वन. क्वेश्चन भूलना नहीं है आपको, ये भी ध्यान रखिए, राइट. नेक्स्ट आता है डोंट क्रिटिसाइज प्रीवियस एम्प्लॉयर. इफ यू आर ex-serviceman or you are already working in a firm or in any department, don't criticize your employers or your seniors or your colleagues, right. You never criticize anyone which belongs to your previous employment, right. तो आपको ध्यान रखना, आपको किसी भी पर्सन को क्रिटिसाइज नहीं करना इंटरव्यू में, क्योंकि अगर आप उनको क्रिटिसाइज करोगे तो उनको जो इंटरव्यूअर्स है उनको लगेगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप इस जॉब को लीव करोगे तो इस जॉब को भी आप क्रिटिसाइज करोगे जब आप नेक्स्ट टाइम कहीं और जाते हो तो, राइट. तो ये चीज़ निगेटिव इम्पैक्ट डालती है. इट विल डेफिनेटली पुट अ निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर्स. यू शुड कीप इन माइंड, राइट. Do not say negative things about your previous employer, boss or colleagues. Most of the interviewers will cut the person's name from the list if she goes about criticizing the previous employers. ठीक है, आपको अवॉइड करना है जहाँ तक हो सके. बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि यू आर नॉट हैप्पी विद योर करेंट जॉब इफ़ यू आर वर्किंग, और यू आर नॉट हैप्पी विद योर बॉस और योर सीनियर्स और दो कोलीग्स. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट. No matter how responsible one's complaint may be, but if disrespectful is shown to the previous boss, the chance of anyone getting a job diminishes fast, as it would be assumed that one would be a disrespectful to the probable boss also. देखो जैसे भी हम लोगों ने बोला, अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉयर के लिए ऐसा बोलोगे तो जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर हैं उनको भी लगेगा कि ये आप उनके बारे में भी आप ऐसा बोल सकते हो, राइट. तो इस वजह से इस चीज़ को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है. यू डोंट हैव टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टू एनी पर्सन, आइदर बी योर एम्प्लॉयर, योर बॉस और योर कोलीग, राइट. तो यू शुड कीप इन योर माइंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. if you are going for an interview, then don't criticize any kind of person. You can tell their positive things or never highlight the negative things which you don't like, right. नेक्स्ट आता है डोंट इंडल्ज इन पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी. ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में इंडल्ज नहीं होना है. You don't have to make comment on political issues, your personal remarks. Never do your personal remark on any kind of political issues. You must
keep in mind. A candidate must remember not to act in an immature way by ranking up politically controversial issues. ठीक है, आप पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल इश्यूज को बिल्कुल भी एक तरह से अपनी तरफ से हाईलाइट करने की कोशिश नहीं करेंगे. अ कैंडिडेट मस्ट शो हाउ बैलेंस ही इज बाय नॉट इंडल्जिंग इन एनी कल्चरल रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन. ठीक है, आप किसी भी तरह की मतलब इश्यूज के अंतर्गत, चाहे वो पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, रिलीजियस हो, इनसे आपको बचना है. यू हैव टू अवॉइड ऑल दीज टाइप ऑफ conversation, or if these issues are discussed, you should be very balanced in your answer. You don't have to be biased in any kind of issues, right? You don't have to give a biased answer. You have to be very straightforward in all kind of answer you are providing if you any kind of controversial issues is being asked to you, right? तो किसी भी तरह का जो आपका इशू पूछा जाता है, चाहे वो कंट्रोवर्शियल हो, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है, राइट? और बायस्ड नहीं होना है, सिंपल आंसर देंगे आप, और जो है आपको कॉमन आंसर देने की कोशिश करनी है, बैलेंस्ड होके, राइट? One should not try to gain the favor of the interviewer by taking a stand against or in favor of any particular community. ठीक है, you don't have to favor or should against any particular community. आप community के against भी नहीं कुछ बोलोगे, और क्योंकि आपको पता नहीं है जो इंटरव्यूअर्स है वो कौन सी कम्युनिटी के हैं, तो आपको कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी ऐसा कमेंट नहीं करना है जिससे पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस या फिर कम्युनिटी के रिगार्डिंग जो है किसी भी तरह का डिसरिस्पेक्टफुल हो, राइट? तो डिसरिस्पेक्टफुल आपको किसी भी चीज़ों कंट्रोवर्शियल इश्यूज में नहीं होना है, और जहाँ तक होना है आप चीज़ों को अनबायस तरीके से ही क्या है डील करोगे, राइट? नेक्स्ट आता है डोंट ट्राई टू चेंज द टॉपिक अंटिल इट इज चेंज बाय द इंटरव्यूअर, राइट? अब कोई टॉपिक आपसे पूछा गया, उसके बारे में और आपसे डिटेल मांगी गई, तो आपको उसको बताना है. यू डोंट हैव टू चेंज द टॉपिक. इफ यू डोंट नो, you can elaborate some part or whatever you know about the topic, but don't change it immediately, right? You don't have to change the topic until you are asked by the interviewers, right? A candidate sometimes tries to change the topic during the job interview as he may not be very well versed in that particular one. ठीक है, आपको पता नहीं उस टॉपिक के बारे में, तो आप अवॉइड करोगे उसको, सिंपल सी चीज़ है. तो आपको ये नहीं करना है. नेवर मेक दिस मिस्टेक. यू डोंट हैव टू मेक दिस मिस्टेक अगेन, राइट? इफ वन ट्राइज टू चेंज द टॉपिक, इट मे इंडिकेट अ कैंडिडेट्स नॉन प्रोफेशनल एंड अनइंटेलिजेंट एक्शन. ठीक है, अब जो रिक्वायर्ड चीज़ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? अब जो भी चीज़ें आपसे पूछी गई है वो आपसे रिलेटेड ही पूछी जाएगी इंटरव्यू में, तो आपको ऐसा शो नहीं करना कि यू आर अ नॉन प्रोफेशनल और अनइंटेलिजेंट. तो आपको जहाँ तक हो सके चीज़ों को अच्छे से इलैबोरेट करने की कोशिश करनी है. जहाँ तक आपको पता है, जो भी आपको पता है वो आपको बताना है उसके बारे में, राइट? बट डोंट डायरेक्टली चेंज द टॉपिक, राइट? दिस मे ऑल्सो इंडिकेट वंस अनप्रिपेयर्डनेस फॉर द इंटरव्यू, राइट? इससे ये भी पता चलता है कि आप प्रिपेयर नहीं हो इंटरव्यू के लिए. यू हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू. दैट्स व्हाई यू आर चेंजिंग द टॉपिक एज यू आर नॉट फैमिलियर विद, राइट? आप उस टॉपिक को उतने अच्छे से नहीं जानते, इस वजह से आप उसको चेंज कर रहे हो, राइट? तो ऐसा आपको शो नहीं करना है. इसका भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और डेफिनेटली उसका फिर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट आता है डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू थैंक द इंटरव्यू ऑन प्रेजिंग यू. ठीक है, इंटरव्यूअर्स हो जाएगा यहाँ पे. जब आपको कोई भी बेसिकली जो है प्रेज करता है, व्हेन यू आर बीइंग एडमायर्ड, यू शुड बी वेरी थैंकफुल, राइट? तो यू शुड थैंक द इंटरव्यूअर्स टू. आपको इंटरव्यूअर्स को भी थैंक करना है अगर आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरह से किया जा रहा हो, राइट? Sometimes an interviewer praises a candidate for smart dress, other achievements, right? The candidate should be prompt enough to take this praise in a positive manner. ठीक है, you should always take this praise in a positive manner. Never think it is a negative, right? Thank the interviewer immediately. आपको तुरंत interviewers को thank बोलना है. बेसिक कोर्टेसी शुड नेवर बी फॉरगेटन. जो बेसिक कोर्टेसी है उनको आपको
ध्यान रखना है, इट शुड नेवर बी फॉरगेटन बाय यू, राइट। तो ध्यान रखेंगे, आपको जब भी मौका मिलेगा आप इंटरव्यूअर्स को थैंक्स जरूर बोलोगे, राइट। तो इससे इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर्स पे, तो इसको ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? तो यहाँ तक चीज़ें आपको ध्यान होगी, याद रहेंगी। यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आफ्टर द इंटरव्यू आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है इंटरव्यू में, ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए अच्छे से, और इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपको ये बेसिक चीज़ें पता रहे, राइट। नाउ वी विल मूव टू द करेंट टॉपिक। जो टॉपिक है आज का, मेजर इश्यूज इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या मेजर इश्यूज हैं और उसको कैसे रिमूव किया जाए। ठीक है, क्या क्या कारण है, क्या क्या इश्यूज हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कहाँ तक हेल्पफुल है, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। यू कैन बी आस्क्ड एवरीथिंग अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, व्हाट आर द इश्यूज, what are the major disadvantages, all these things can be asked by you to you, right? So you have to answer accordingly with your answer should be short, concise, and you should try to answer correctly in a concise manner, right? You don't have to elaborate everything at one go. Just just provide the answer as per the question is asked, right? आपको सिंपली क्वेश्चन जैसा आपको पूछा जाएगा उसके हिसाब से आंसर देना है। हालांकि आपके पास डेटा होना चाहिए ताकि अगर उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इजीली आंसर कर सको, राइट। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अ मेजर शिफ्ट इन द एजुकेशन सिस्टम कैन बी ऑब्जर्व इन द प्री एंड पोस्ट ब्रिटिश रूल टिल टुडे इन इंडिया, राइट। मतलब जो स्लाइड चेंजेस आए हैं वो कब से आए हैं, पोस्ट ब्रिटिश रूल के बाद से आए, राइट। इनिशियली चिल्ड्रन वर एजुकेटेड इन गुरुकुल्स विच वाज लेटर मॉडिफाइड एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, गुरुकुल में पहले पढ़ते थे, आपने बेसिकली जो है कई मूवीज में देखा होगा, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ पे ही बच्चे रहते थे और वहीं पे पढ़ते थे, राइट। The education system is mainly divided into pre-primary, primary, elementary and secondary education. ठीक है, अब टाइप पता होना चाहिए कि जो एजुकेशन सिस्टम वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड है। तो प्री प्राइमरी है, फिर प्राइमरी है, एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन, और उसके बाद हायर एजुकेशन आती है, राइट, विच इज फॉलोड बाय हायर स्टडीज या हायर एजुकेशन। However, there are many drawbacks and loopholes in this system. If it curbed, can work for the overall development of the country. ठीक है, अब बहुत सारे जो हैं यहाँ पे लूप होल्स हैं जिनकी वजह से कई सारी इश्यूज हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, कई सारे जो इश्यूज हैं उनको हमें टैकल करना पड़ेगा, राइट। तो कौन कौन से इश्यूज हैं उनको देख लेते हैं। तो करेंट इश्यूज इन एजुकेशन इन इंडिया, व्हाट आर द मेन इश्यूज और हाउ वी कैन overcome all these issues or we can trump it। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, देखो एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पे है वो उतना नहीं है, राइट, वो कम है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। तो इस वजह से यहाँ पे एजुकेशन में ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, ताकि जो है जो माइंड है, जब माइंड ही विकसित नहीं होगा तो पूरी पर्सनैलिटी कैसे विकसित होगी। ठीक है, जो कंट्री है वो कैसे विकसित होगी, डेवलप्ड कंट्री कैसे बनेगी, राइट। तो इस वजह से गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मोर एक्सपेंडिचर टू द एजुकेशन सेक्टर। यहाँ पे आप बता भी सकते हो द एजुकेशन सेक्टर वाले लोकेटेड 93,000 to 24 crore for 2021 budget with 54,873 crore for school education and literacy and 38,350 crore फॉर हायर एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, ओवरऑल जो है 93,024 करोड़ जो है 224 करोड़ जो है वो एलोकेट किए गए, राइट। In the past few years, many beneficial steps have been taken in this direction, and if the same is continued, India will soon be overcome the current challenges, right। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कई सारे जो है बेनिफिशियल स्टेप्स भी लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, अलग अलग तरीके से कई सारी स्कीम्स भी लाई गई हैं। गवर्नमेंट हैज़ come up with many schemes which are very beneficial for the education sector, तो that will definitely help to overcome these challenges। तो यहाँ पे आप बता सकते हो एक्सपेंडिचर जो है वो भी एक
चैलेंज की तरह इसको लिया जाना चाहिए। एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पे है उसको थोड़ा सा और इंक्रीज किया जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप ये सोल्यूशन भी साथ में बता सकते हो। पहला इशू तो यही है, जो एक्सपेंडिचर जो है वो उतना नहीं हो रहा है, राइट। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ स्पेशली जो पब्लिक स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, राइट। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी प्रोवाइडेड स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, right? Since government is now focusing on digital education, they must undertake steps to provide all necessary facilities in the government school and rural areas as right. You can say infrastructure facilities are not up to the mark. They should be more well versed with the current technologies, so that the, our education system can be more focused on digital education, and we will provide all necessary details, all necessary facilities in government schools too, so that they can also develop as well as प्राइवेट स्कूल्स, राइट। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के बारे में भी आप बता सकते हो, उसके बारे में भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के अंदर देखो, द वर्ल्ड नाउ नीड्स क्रिएटिव माइंड्स एंड द गवर्नमेंट मस्ट इनकरेज स्कूल्स to boost the students and utilize their capacities to the max and not let their ideas go unheard, राइट। मतलब जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उस पर फोकस किया जाना चाहिए, जो क्रिएटिव माइंड्स हैं उन पे फोकस किया जाना चाहिए। देयर शुड बी मोर फोकस ऑन क्रिएटिव माइंड। गवर्नमेंट शुड इनकरेज मैनी टाइप्स ऑफ other type of activities, so that students moral will be boost, or they can utilize their capacity to the maximum level, right। और उनकी जो बेसिकली कैपेसिटी है वो अनहर्ड ना हो, उनके जो आइडियाज अनहर्ड ना हो, राइट। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन शुड ऑल्सो बी फोकस्ड। नाउ पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, this can also be implemented in education sector, so that the current situation can be improved, right। Well designed PPPs can create a model of innovation for the school system in India. Thus public private partnership model must be taken into consideration, right। public private partnership जो है एक मॉडल, ये मॉडल भी एक काफ़ी ज़्यादा कारगर हो सकता है। इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल for education sector, especially for the government schools. It will help a lot in improving the standard of the education, right। So PPE model should also be considered. It should also be implemented in all government schools, right। Next thing, student teacher ratio. The number of students in search of proper education is way more is comparison to teachers and faculty available, ठीक है। जो स्टूडेंट टीचर रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा है, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, इसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। दस क्वालिफाइड टीचर्स मस्ट बी अपॉइंटेड टू इम्पार्ट नॉलेज टू द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनको ही अपॉइंट किया जाना चाहिए, और एक तरह से ताकि वो इम्पार्ट कर सके नॉलेज को, नॉलेज जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सके, राइट। और स्टूडेंट्स ही हमारा फ्यूचर है, हमारी कंट्री का फ्यूचर है, तो दे शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड, दे शुड नॉट बी इग्नोर्ड, राइट। तो यहाँ पे आप बता सकते हो इस तरह से। अब आप यहाँ बता सकते हो स्कीम्स एंड कैंपेन टू बूस्ट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। व्हाट आर द स्कीम्स which are currently being used by the government or implemented by the government in education sector। आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो करेंटली हैं, जिनके बारे में आप कुछ बताइए। तो आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं उनके बारे में याद रखिए, उनको आप यहाँ पे जो करेंट फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपसे पूछा जाए अगर कुछ भी तो आप उससे रिगार्डिंग आंसर दे पाओ, राइट। तो सबसे पहली है सर्व शिक्षा अभियान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, यहाँ पे आप बता सकते हो। इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट वाज स्टार्ट इन 2001, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान जो है इसकी शुरुआत 2001 से हुई थी टू अचीव द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। आप ध्यान रखेंगे इट इज़ स्टार्टेड इन 2001, ठीक है। स्टार्टेड कब हुआ था? 2001 में हुआ था, इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी।
The legal backing to Sarv Shiksha Abhiyan was provided through free and compulsory education for the children in the age group of 6 to 14 was made a fundamental right in the Indian Constitution under Article 221. ठीक है, लीगल बैकिंग जो है सर्व शिक्षा अभियान को कहाँ से मिली? आर्टिकल 21A से। ठीक है, आर्टिकल 21A says all the children which are under the age group of 6 to 14 years will be taught by their parents। ठीक है, वो मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी उनके पेरेंट्स द्वारा। ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो ये कि इससे ही जो है एक तरह से लीगल बैकिंग भी मिली है सर्व शिक्षा अभियान को, राइट। तो यहाँ पे आप बता सकते हो, यू कैन एक्सप्लेन दिस टू द इंटरव्यूअर्स इफ यू आर आस्क्ड अबाउट दिस क्वेश्चंस। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री याद रखनी है कि सर्व शिक्षा अभियान कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो यू कैन से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी एचआरडी मिनिस्ट्री एमएचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। इट विल कम इन एमएचआरडी मिनिस्ट्री, राइट, यू शुड कीप इन माइंड, राइट। नेक्स्ट आता है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम भी जो है आपकी एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आती है, आप ध्यान रखेंगे। इट ऑल्सो कम्स अंडर एचआरडी मिनिस्ट्री, राइट। द मिड डे मील स्कीम वॉज स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम 15 अगस्त 1995। ठीक है, 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी अंडर द नेम ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर नाम इसका पहले कुछ और था, नाम इसको चेंज किया गया 2017 में। इन अक्टूबर 2007 में 2007 में इसका नाम चेंज किया गया। जो आपका नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन है, इस वर्ड्स रीनेम्ड एज नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स। ठीक है, मिड डे मील स्कूल्स ये पूरा नाम था इसका। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील स्कूल्स which is popularly known as midday meal scheme। ठीक है, it is a shortened name which is known as the midday meal scheme। तो midday meal scheme के नाम से ये जाना जाता है, तो आप ध्यान रखोगे। it was started in 1995 under the name of national program of national support to primary education, NPNSP, right। it is one meal that is provided to all children enrolled in government schools, government aided schools, local body schools, special training centers and madrasas supported under सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जिनको जो भी जितने भी स्कूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हों, चाहे लोकल बॉडी स्कूल्स हों, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स हों या फिर मदरसा जो होते हैं वो हो, उन सभी को जो है सपोर्ट किया जाता है इसके अंतर्गत, राइट। और ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है, तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो। तो मिड डे मील स्कीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ऑल्सो नो अबाउट इट और यू कैन बी आस्क्ड द क्वेश्चंस अबाउट मिड डे मील स्कीम, राइट। नेक्स्ट आती है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके रिगार्डिंग भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। So it is a flagship scheme aiming at enhancing secondary education and increasing the enrollment rate by providing a secondary school within a reasonable distance of every home, right। आप बता सकते हो ये भी एक फ्लैगशिप स्कीम है जो कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, ताकि जो इनरोलमेंट रेट है उसको बढ़ाया जा सके सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर में, सेकेंडरी स्कूल्स में, right। It focused to provide conditions for efficient growth, development and equity for all students। ठीक है, मतलब इक्वलिटी पे बेसिकली फोकस्ड है। इक्विटी का मतलब यहाँ पे इक्वलिटी से है। दिस स्कीम वॉज ऑल्सो इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इसके अंतर्गत मल्टी डायमेंशनल रिसर्च, टेक्निकल कंसल्टिंग, various implementations and funding support, all these things are included in राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, right। So you should keep in mind it is also a very important scheme for secondary, right। So then secondary schools can be increased, right। और इस वजह से इसको जो है लाया गया है। और जो कंडीशन है जो it focuses on various condition that can be improved such as efficient growth rate, development and equity for all students। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसके बारे में भी बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक अच्छे से जो राष्ट्रीय माध्यमिक स्कीम है आपका सुरक्षा। नेक्स्ट आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड स्पेसिफिकली, स्पेशली गर्ल्स आर बीइंग आस्क्ड अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट। तो
इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। द गवर्नमेंट लॉन्च बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव ऑन 22 जनवरी 2015 इन हरियाणा। ठीक है, 2015 में लॉन्च की गई थी स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। द ऑब्जेक्टिव इज टू डू अवे विद द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन है गर्ल चाइल्ड के प्रति उसको ख़त्म किया जा सके और इक्वलिटीज़ को बढ़ावा दिया सके, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके सभी को, राइट। ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पे बता सकते हो, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। टू प्रिवेंट सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन दैट इज जेंडर बायस्ड। ठीक है, जो जेंडर बायस्ड एलिमिनेशन है उसको रोका जा सके। टू प्रोटेक्ट द गर्ल चाइल्ड एंड गिव हर एन इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, राइट। गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है, उनको इक्वल चांस देना है। टू कन्फर्म एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, राइट। एजुकेशन जो है गर्ल्स को प्रोवाइड की जा सके और पार्टिसिपेशन जो है गर्ल चाइल्ड का उसको भी इंक्रीज किया जा सके। दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम। so you can tell all about this. You should know, you should keep in mind all these points, right। ये सभी पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जा सकती है इनके बारे में। तो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड आपको इतना ज़रूर याद रखना है, इंटरव्यू में इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपसे पूछे भी जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। आज का जो क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिस ये है आपका, हाउ डू यू डील विद प्रेशर और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। ठीक है, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय मेकिंग अ स्मॉल फेस वीडियो जस्ट ऑफ 1 or 2 मिनट, डिपेंड्स ऑन यू, विद प्रॉपर जेस्चर एंड सूटेबल अटायर। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से इसका आंसर देना है। आप ऐसा कर सकते हो, जब आप आंसर देते हैं तो आप पहले इसको प्रिपेयर कर लिया करो। जो आंसर आपको देना है आप उसको नोट कर सकते हो किसी कॉपी में कि आपको क्या बोलना है, उसको थोड़ा सा रिहर्स करके फिर आप जब वीडियो बनाओगे, फेस वीडियो बनाओगे, तो आपको और बेहतर बनेगा और कॉन्फिडेंस से आप बोल पाओगे। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी टोन भी ठीक होनी चाहिए, वॉइस जो है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। बहुत धीमी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत तेज नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। नर्वसनेस, शाइनेस अगर है आपके अंदर तो वो आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे वो दूर होती जाएगी। योर नर्वसनेस एंड शाइनेस विल बी रिमूव्ड एज far as you are practicing all these type of questions when you make your self video. Definitely it will take time. When you going for 1 minute video, it will take about 10 minutes. When you 3 or 4 video when you make, then definitely you will be confident, and then finally you can make a proper video that will be a perfect video, right। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होता जाएगा और आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में आपको किस तरह से बोलना है, किस तरह से आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, किस तरह से आपके हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए। ऑल दीज थिंग्स विल बी known by you when you practice all these type of questions, right। तो you have to answer these type of question definitely with regular basis, or that will definitely help you in your interview too, right। तो आपको इसका आंसर देना है कल तक, और इसका आंसर जो है 5 PM तक आपको देना है, right। 5 PM तक टुमारो you have to give the answer of this question, right, personally on WhatsApp, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए यहाँ तक आपको चीज़ें सारी समझ आ गई होंगे। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।